हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। सो आज हम करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 9 क्लास 10th की सोशल साइंस की, और ये आज की डेट यानी 25/7/2020 की है। ठीक है, और ये एसएसटी की है। तो इसमें जो टॉपिक बता रखा है, जो टॉपिक एक्सप्लेन कर रखा है, वो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड सॉल्ट सत्याग्रह। ठीक है, ये टॉपिक है, इसके बारे में आपको पता ही होगा। ठीक है, सबसे पहले तो थोड़ी टाइमलाइन दे रखी है और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस नीचे दे रखे हैं। ठीक है, सो हम पहले टाइमलाइन देख लेते हैं। आपको पता ही है कि जो मोतीलाल नेहरू जी है, ठीक है, यानी जो जवाहरलाल नेहरू जी के पिताश्री हैं, उन्होंने और सीआर दास ने मिलकर एक पार्टी बनाई थी 1922 या 1923 के बीच में बनाई थी ये पार्टी, जिसका नाम था स्वराज पार्टी। ठीक है, स्वराज पार्टी बनाई थी और उनका मेन मोटिव था कि इलेक्शन लड़के काउंसिल में बैठना और वहाँ पर ब्रिटिश की पॉलिसी को अपोज करना। और उसके बाद ब्रिटिश ने, जब ये सारे के सारे जो लीडर थे जो स्वराज पार्टी में थे, जब ये काउंसिल के अंदर चुन लिए गए, यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुन लिए गए, तो उन्होंने वहाँ पर ब्रिटिश की कुछ पॉलिसी थी जिनको अपोज किया और बताया कि इसमें कुछ कमियां आए। तो इसको देखकर, क्योंकि अब तो वो काउंसिल में बैठ गए थे हमारे इंडियन मेंबर, तो इसलिए ब्रिटिशरों ने सोचा कि यार इनकी बात तो माननी पड़ेगी, और उन्होंने एक साइमन कमीशन बनाई जिनका मेन मोटिव ये देखना था कि क्या दिक्कत है, मतलब क्या प्रॉब्लम है और इंडिया के अंदर कैसे रिफॉर्म लाया जा सके, और जो ये इंडियन मेंबर बता रहे हैं क्या वो सही में बड़ी प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। उसके लिए जो ब्रिटिशर है उसने साइमन कमीशन बनाई। 7 मेंबर की वो कमीशन थी, बट दिक्कत की बात ये थी उसके अंदर सारे के सारे ब्रिटिशर थे, कोई इंडियन था ही नहीं। मतलब आप इंडियन के लिए रिफॉर्म कर रहे हो और उसमें कोई इंडियन ही नहीं। ठीक है, उसके बाद 1927 में बनाया गया वो कमीशन, और 1928 में जब वो इंडिया के अंदर आए, वो साइमन कमीशन ब्रिटिशर जो सारे के सारे इंडिया के अंदर आए, तो जो इंडियन है उन्होंने उसको अपोज किया। गो बैक साइमन कमीशन ऐसे करके उन्होंने स्लोगन वगैरह दिया। ठीक है, और 1929 में, क्योंकि इनको अपोज करने में, यानी साइमन कमीशन को अपोज करने में सबसे बड़ा रोल हमारे इंडियन का था, जिसमें से सबसे बड़ी जो पार्टिसिपेशन था वो कांग्रेस पार्टी का था। तो जो साइमन कमीशन है उसकी पावर को बचाने के लिए जो हमारे लॉर्ड इरविन थे, ब्रिटिशर के जो सबसे बड़ी पोस्ट होती है वायसराय, जो लॉर्ड इरविन थे उस टाइम वो बैठे हुए थे वायसराय की पोस्ट पे, उन्होंने क्या किया, इंडिया को एक डोमिनेंट स्टेटस दे दिया कि इंडिया एक डोमिनेंट स्टेटस है, यानी खुद का कॉन्स्टिट्यूशन आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट फिर भी कांग्रेस सेटिस्फाई नहीं हुई थी। ठीक है, और इन सारी की सारी वजह से, यानी जो ये अपना चल रहा था साइमन कमीशन जो था वो फेल हो गया था, साथ में ग्रेट डिप्रेशन आ गया था, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम थी, सॉल्ट टैक्स वगैरह लगाए गए थे। इसी वजह से गांधी जी ने क्या किया, एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया। ठीक है, और गांधी जी ने क्या किया, मार्च में 11 मार्च को एक लेटर लिखा था लॉर्ड इरविन को, और बोला था कि मेरी ये 11 डिमांड क्लियर कर दो। ठीक है, और अगर आपने 11 डिमांड नहीं मानी तो मैं आज ही, ठीक है, सॉल्ट मार्च स्टार्ट कर दूंगा। 1 महीने पहले जनवरी में लिखा था उन्होंने एक लेटर। ठीक है, लॉर्ड इरविन का कोई जवाब नहीं आया था। फिर उन्होंने दोबारा 11 मार्च को लिखा था लेटर कि अगर आपने नहीं करा तो मैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यानी सॉल्ट टैक्स को तोड़ूंगा। ठीक है, तो कोई जवाब नहीं आया लॉर्ड इरविन की तरफ से, तो गांधी जी ने मार्च 11-12 मार्च को क्या किया, सॉल्ट मार्च जो है वो स्टार्ट कर दिया। ठीक है, और उसकी वजह से गांधी जी को अरेस्ट भी कर लिया गया था, क्योंकि उन्होंने सॉल्ट मार्च मतलब सॉल्ट का जो लॉ था वो तोड़ा था। अब हुआ क्या, मतलब कैसे ये गांधी जी ने सॉल्ट का लॉ तोड़ा, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड सॉल्ट सत्याग्रह। ठीक है, सो 6 अप्रैल 1930 को मतलब 11-12 मार्च 1930 को गांधी जी ने चलना शुरू किया साबरमती से दांडी तक। साबरमती उनका गुजरात में गांधी जी का आश्रम है, वहाँ से लेकर दांडी जो कि एक कोस्टल एरिया है गुजरात का, वहाँ तक गांधी जी पैदल चले थे। 240 मील का रास्ता था वो। ठीक है, एक दिन में 10 मील चलते थे वो। ठीक है, और 24 दिनों के अंदर उन्होंने रास्ता क्लियर कर लिया, और 6 अप्रैल को जब वो पहुंचे, कहाँ पर पहुंचे, अपने दांडी पे पहुंचे, तो उन्होंने सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया और उन्होंने नमक वगैरह बनाना शुरू कर दिया समुद्र के पानी से। ठीक है, और इसी से स्टार्ट हुआ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का मतलब क्या होता है, जब लोग लॉ वगैरह तोड़ना स्टार्ट कर देना, किसी भी गवर्नमेंट का जो भी लॉ है या उसका पालन करने से मना कर दे, तो इसी को कहते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो जो गांधी जी ने 6 अप्रैल को नमक बना के सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत करी थी ना, तो इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में क्या हुआ था कि नॉन कॉपरेशन तो किया ही गया था। मतलब जो पहले नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया था, एनसीएम स्टार्ट किया था, बॉयकॉट किया था कपड़ों को, ये सारी की सारी जो चीज़ें की थी, जो हमारे पिकेटिंग की थी लिकर शॉप की,
नॉन पेमेंट ऑफ रेवेन्यू टैक्स और ये सारे के सारे टैक्स को देने से मना किया था, ये तो किया ही था, साथ में लॉ को तोड़ा भी था। ठीक है, लॉ था जैसे नमक बनाना, एक लॉ था कि नमक जो है वो कोई भी नॉर्मल पर्सन नहीं बना सकता, जो ब्रिटिश फैक्ट्री हैं वही लॉ बना नमक बना सकती है। इस लॉ को तोड़ा था गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के अंदर, मतलब नॉन कॉपरेशन भी हो रहा था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के अंदर और कानून भी तोड़े जा रहे थे। ठीक है, और ये बहुत अलग अलग पार्ट में हो रहा था, ये सारे के सारे चीज़ें कर रहे थे, मतलब वायलेशन कर रहे थे फॉरेस्ट लॉ की, मतलब लॉ वगैरह भी तोड़ रहे थे हम इंडियन। ठीक है, और जो गवर्नमेंट है उसने बहुत रूथलेसली क्रश किया था ये मूवमेंट, मतलब बहुत लोगों को मारा था, अरेस्ट किया था, जैसे कि मैं आपको बता ही चुका हूँ कि 6 अप्रैल 1930 को जब गांधी जी ने नमक बनाया था तो उसके बाद गांधी जी को भी अरेस्ट कर लिया गया था। ठीक है, ये देखो 4 मई को 1930 को गांधी जी को भी अरेस्ट कर लिया गया था। ओके, और उसके बाद अगले साल यानी जब गांधी जी को पकड़ लिया तो अगले साल क्या था, एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करी गई लंदन के अंदर, जहाँ पर गांधी जी को भी बोला गया कि आप चले जाओ। गांधी जी क्यों मान गए, क्योंकि है ना बहुत सारे लोगों को पकड़ा गया था, ये जो हमारा सॉल्ट मार्च था ना इसमें बहुत सारे लोगों को, औरतों को, बच्चों को पकड़ा गया था, जेल में डाला गया था, ऑलमोस्ट 1 लाख लोग थे। तो गांधी जी को ये बोला गया कि हम इन 1 लाख लोगों को छोड़ देंगे, आप बस ये सेकेंड राउंड टेबल को कॉन्फ्रेंस को अटेंड कर लो। गांधी जी वहां पर गए, वहां पर कुछ इशू ऐसे थे जैसे सेपरेट इलेक्ट्रोड्स फॉर माइनॉरिटी। मैं बताता हूँ हुआ क्या था। सेकेंड राउंड टेबल में हमारे अंबेडकर जी भी गए थे, जो कि खुद एक इंडियन है, और गांधी जी भी गए थे। जो माइनॉरिटी होते हैं, जो SC ST, उस टाइम बहुत अनटचेबिलिटी होती थी, बहुत भेदभाव होता था। ठीक है, SC ST कम्युनिटी के साथ। तो जो अंबेडकर जी थे उन्होंने ये कहा कि अब है ना बहुत सारे एरिया है ना इंडिया के अंदर ऐसे बना दो जहाँ पर वोट भी माइनॉरिटी दे, ठीक है, और इलेक्शन में खड़ा भी माइनॉरिटी हो। ठीक है, जो नॉन माइनॉरिटी हैं, जो SC ST से बिलोंग नहीं करते, उस एरिया में उनको वोट देने का राइट भी नहीं होना चाहिए। गांधी जी ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई, कहते हैं कि हाँ मैं मानता हूँ कि डिस्क्रिमिनेशन होता है, अनटचेबल के साथ बहुत भेदभाव होता है, बट उनको आप अगर उनको ऐसे कर दोगे कि एक एरिया जहाँ पर 90% से ज़्यादा SC ST रहते हैं, अगर सिर्फ उन्हीं को वोटिंग राइट और उन्हीं का लीडर खड़ा होगा ना, तो देश टूटेगा। ठीक है, ये जो दूरियां हैं वो और ज़्यादा बढ़ेगी, इसको घटाने की ज़रूरत है, इसके लिए हमको साथ में लाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए गांधी जी और दोनों ही चाहते थे कि अनटचेबल जो है, अनटचेबिलिटी है वो ख़त्म हो जाए। बट हमारे अंबेडकर जी का अलग पॉइंट ऑफ व्यू था, हमारे गांधी जी का अलग पॉइंट ऑफ व्यू था। ठीक है, अंबेडकर जी सोचते थे कि ये जो अनटचेबिलिटी है वो कभी भी खत्म नहीं हो सकती, हमें इसी के साथ जीना पड़ेगा और माइनॉरिटी को ज़्यादा से ज़्यादा राइट देने पड़ेंगे ताकि वो पीसफुली रह सके। गांधी जी का ऐसा सोचना नहीं था, गांधी जी सोचते थे कि अनटचेबल जो है, ये अनटचेबिलिटी है, इसको ख़त्म किया जा सकता है। ठीक है, इसलिए उन्होंने जो अनटचेबल है, ठीक है, उनको हरिजन कहा था। गांधी जी ने, याद रखना, हरिजन कहा था। हरिजन का मतलब होता है भगवान के बच्चे, ठीक है, चिल्ड्रन ऑफ गॉड। तो दोनों का अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू था। सो इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं टॉपिक से रिलेटेड। तो पहला क्वेश्चन था कि गांधी जी ने नमक को ही क्यों चुना। ठीक है, और क्या आज भी नमक पे टैक्स है, मतलब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जब गांधी जी ने सोचा कि यार सॉल्ट टैक्स को तोड़ना पड़ेगा, तो गांधी जी ने नमक को ही क्यों चुना, कोई और टैक्स, कोई और जो टैक्स था वो क्यों नहीं तोड़ा, कोई और जो लॉ था वो क्यों नहीं तोड़ा। ठीक है, सो ये क्वेश्चन है, और साथ में ये भी लिखा है कि आज भी सॉल्ट पे टैक्स लगाया गया है। तो इसका आंसर ये रहा जी। सबसे पहले तो महात्मा गांधी फाउंड इन अ सॉल्ट अ पावरफुल सिंबल दैट कुड यूनाइट द नेशन। सॉल्ट वाज समथिंग दैट कंज्यूम्ड बाय रिच एंड पुअर, मतलब गांधी जी ने बहुत पावरफुल सिंबल देखा सॉल्ट को। ठीक है, कि सॉल्ट से हम क्या कर सकते हैं, सॉल्ट मार्च या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा उन्होंने क्यों सोचा, क्योंकि सॉल्ट एक ऐसी चीज़ है जो गरीब भी यूज़ करता है, अमीर भी यूज़ करता है, और सारे के सारे चाहते थे कि ये जो सॉल्ट टैक्स है वो ख़त्म हो जाए। तो इसी के लिए गांधी जी ने सॉल्ट लॉ को तोड़ने का सोचा। ठीक है, क्या आज भी सॉल्ट पे टैक्स है? बिल्कुल नहीं, किसी भी टाइप का टैक्स जो है वो सॉल्ट पे नहीं लगाया जाता। ये देखो जी, जैसा आप देख सकते हो, सॉल्ट अट्रैक्ट्स no GST, no tax, GST payable on salt, all type is nil rate, 0% tax on salt। ठीक है जी, क्योंकि सॉल्ट ही बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक इंडियन के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आज सॉल्ट पे कोई टैक्स नहीं है। ठीक है, सो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में क्या क्या किया गया था और कैसे कैसे लोगों ने प्रोटेस्ट किया था। तो सबसे पहले सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का मतलब देख लेते हैं। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का मतलब क्या होता है, CDM। ठीक है, एग्जाम में आप फुल फॉर्म लिखना, शॉर्ट फॉर्म मत लिखना, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पूरा लिखना। सो CDM इज द एक्टिव रिफ्यूजल ऑफ द सिटीजन टू ओबे सर्टेन लॉ, डिमांड एंड कमांड ऑफ द गवर्नमेंट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का मतलब क्या होता है, जब लोग क्या करें,
कुछ लॉ को तोड़ने लग जाए, ठीक है, और साथ में गवर्नमेंट की बात ना सुने, इसको कहते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इंडिया में स्टार्ट हुआ था ना, तो नॉन कोऑपरेशन तो किया ही गया था, मतलब बॉयकॉट वगैरह, ठीक है, पिकेटिंग वगैरह तो की गई थी, जो कि एनसीएम में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में की गई थी, वो तो किया ही गया था। साथ में वॉयलेट भी किए गए थे कॉलोनियल लॉ, ठीक है, बहुत अलग अलग पार्ट में, इंडिया के अलग अलग पार्ट में ब्रेक किया गया था सॉल्ट लॉ को, ठीक है। और साथ में क्या किया गया था, फॉरेन को गुड्स को बॉयकॉट किया गया था, पिकेटिंग की गई थी, लिकर शॉप की, शराब की दुकानों की पिकेटिंग आपको पता है ना, कि दुकानों के बाहर खड़े हो जाते हैं ना, एंट्री किसी को आने देते हैं ना किसी को जाने देते हैं, जो भी उसमें काम करता है लिकर शॉप में। साथ में कि रेवेन्यू जो था उसका भी रेवेन्यू पे करने से मना कर दिया था। साथ में चौकीदारी टैक्स भी होता था, उसको भी देने से मना कर दिया था। साथ में फॉरेस्ट लॉ को भी तोड़ा गया था। पहले गवर्नमेंट ने फॉरेस्ट लॉ निकाला था कि ना अपने एरिया को, अपने जानवरों को आप इस एरिया में ही चरा सकते हो, इस एरिया में नहीं चरा सकते, है ना, ग्रेजिंग करवा सकते हो, नहीं करवा सकते, तो इसको भी लोगों ने तोड़ा था, ठीक है, इस लॉ को भी, क्योंकि ये बुरा था, क्योंकि हमारी ज़मीन, इंडियन की ज़मीन, ठीक है, उस पर कोई ब्रिटिशर कैसे बता सकता है कि आप अपने जानवरों को यहाँ चराओ, अपने जानवरों की यहाँ ग्रेजिंग करवाओ। तो ये भी लॉ तोड़ा गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राउंड टेबल, जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी, वो फेल क्यों हो गई थी। इसका बहुत सिंपल रीज़न था कि सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल ड्यू टू द डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ गांधी जी एंड अम्बेडकर जी, डॉक्टर अम्बेडकर जी, ऑन द इशू ऑफ सेपरेट इलेक्ट्रोड्स एंड माइनॉरिटी। दोनों ही चाहते थे, अंबेडकर जी और हमारे गांधी जी दोनों ही चाहते थे कि जो अनटचेबिलिटी है वो ख़त्म हो जाए, माइनॉरिटी को भी राइट मिले, वो भी इंडिया में बहुत शांति से पीसफुली जी सके। पर दोनों के अलग पॉइंट ऑफ व्यू थे। अंबेडकर जी ये कहते थे कि अनटचेबिलिटी कभी ख़त्म नहीं हो सकती, तो आपको ये जो हमारे माइनॉरिटी उनको ज़्यादा से ज़्यादा राइट देने पड़ेंगे, उनके लिए बिल्कुल अलग कर दो, ठीक है, अलग एरिया घोषित कर दो, ठीक है। बट हमारे गांधी जी कहते थे कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है, अलग करने से कुछ नहीं होगा, साथ में रहेंगे तो खुश रहेंगे, ठीक है। आज अगर हमारा जो पाकिस्तान है, अगर पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश नहीं टूटे होते ना उस टाइम, तो आज हम बहुत बड़ी सुपर पावर होते, बट कुछ नहीं कह सकते, अब हो गए तो हो गए। सो लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि राइट द नेम ऑफ द टू प्रोमिनेंट सोशल रिफॉर्मर हु फॉट फॉर द इरेडिकेशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी अनटचेबिलिटी को ख़त्म करने के लिए कौन से दो सोशल रिफॉर्मर सामने आए। पहले तो मैं आपको बता दूं, एक गांधी जी ने जो हमारे अनटचेबल थे उनको हरिजन नाम दिया, जिनका मतलब होता है भगवान के बच्चे, कि ये गांधी जी ये बोलना चाहते। देखो कांग्रेस जो थे वो हमारे जो दलित थे, ठीक है, उनका साथ नहीं देते थे, ठीक है, क्योंकि कांग्रेस में उस टाइम बहुत ही सनातनी होते थे, तो वो हिंदुओं का साथ नहीं देते थे, मतलब जो दलित है उनका साथ नहीं दिया करते थे कि कहीं पार्टी के मेंबर नाराज ना हो जाए। बट गांधी जी ऐसा नहीं सोचते थे। गांधी जी कहते थे कि भगवान के बच्चे हैं, इनके साथ बहुत अच्छे से व्यवहार करना है हमको, और इसके लिए गांधी जी ने खुद टॉयलेट्स वगैरह अपने साफ़ किए, उनके साथ जाकर रहे वो, ठीक है, कि ऐसा कुछ नहीं होता, अनटचेबल वगैरह कुछ नहीं होता, साथ रहना है सबको। और साथ में हमारे बी आर अम्बेडकर जी खुद माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, SC ST से बिलोंग करते थे जो अम्बेडकर जी थे वो खुद उन्होंने बहुत प्रॉब्लम फेस करी थी, और इसलिए वो चाहते थे कि जो लोग हैं, माइनॉरिटी है, उनको थोड़ा राइट दिया जाए, उनकी जो कंडीशन उनको सुधारा जाए, ठीक है। अब एक चीज़ बताता हूँ, बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछ रहे थे कि सर ये वर्कशीट करना क्यों इंपॉर्टेंट है। एक वीडियो बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा होगा, वो ज़रूर जाकर देखना, या एंड स्क्रीन में आपको दिख जाएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार वर्कशीट करना। पर्टिकुलर टॉपिक के हिसाब से क्वेश्चन दे रखे हैं, पर्टिकुलर टॉपिक समझा रखा है, चाहे आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, ये क्वेश्चन आपको करने ही करने, ठीक है। एंड ये जो आंसर है ये सारे के सारे आपको टेलीग्राम चैनल पे डायरेक्ट इसकी PDF मिल जाएगी। डायरेक्ट PDF कोई लिंक नहीं है, और ये जो क्वेश्चन है ये भी आपको मैं PDF डायरेक्ट जो मतलब लिंक है इसका, ठीक है, मतलब डायरेक्ट लिंक है, क्लिक करते ही ओपन हो जाएगा, वो भी लिंक मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। तो अगर आपने टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो वो ज्वाइन कर लेना। अगर ये जो चैप्टर है अगर आपने नहीं समझा तो उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, पूरी प्लेलिस्ट दे रखी है, पूरा प्लेलिस्ट मैंने चैप्टर प्लेलिस्ट में समझा रखा है, बहुत ही अच्छे से समझा रखा है, ठीक है। साथ में उसके नोट्स भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।